आज अपने टॉपिक शुरू हुआ हिंदी भाषा के विकास में जो योगदान करने वाली प्रमुख संस्थाएं हैं कि हिंदी भाषा के विकास में किन किन संस्थाओं का योगदान था, जिनके योगदान से हिंदी भाषा ने विकास किया। तो सबसे पहली संस्था है उसमें नागरिक प्रचारणी सभा, जो कहाँ पर बनाई गई थी? काशी में, और 1893 ईस्वी में। नागरिक प्रचारणी सभा काशी में और 1893 ईस्वी में। तो नागरिक काशी में हुई थी। ये कैसे याद करना है कि नागरी ने कासा, नागरी को क्या हो गई? काशी हो गई। नागरी को क्या हो गई? काशी हो गई। तो नागरिक प्रचारणी सभा कहाँ? काशी में 1893। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका सन। स्थापना वर्ष हो गया इसका। आगे देखिए आप, इसका संस्थापक कौन था? 3 व्यक्ति थे। एक तो बाबू श्याम सुंदर दास, दूसरे इसके ठाकुर शिव कुमार सिंह, और नंबर 3 है पंडित रामनारायण मिश्र। तो तीनों के आगे आगे के एक एक वर्ड याद करने अपने को। इसका तो आप बाबू याद करो कि बाबू और राम दोनों ठाकुर के पास गए, है ना। बाबू और राम दोनों ठाकुर के पास क्या लेने गए? नागरी का प्रचार करने के लिए। नागरी का प्रचार करने के लिए बाबू और राम किसके पास गए? ठाकुर के पास गए, ठाकुर शिव कुमार के पास गए। ठीक है, हो जाएगी यार। तो बाबू और राम दोनों नागरी का प्रचार करने के लिए कहाँ गए? ठाकुर के पास गए थे। ठीक है, तो ये तीनों याद हो जाएंगे। ये तीनों संस्थापक हैं इसके। प्रथम सभापति, सबसे पहला इसका सभापति किसे बनाया गया था? राधा कृष्ण दास को। तो सीधी सी बात है, जो राधा और कृष्ण का दास होगा वही पहला सभापति बनेगा। नागरी का पहला सभापति कौन बनेगा? जो राधा और कृष्ण का दास होगा। तो राधा कृष्ण, भाई भगवान ही तो बनेंगे पहले सभापति, इसी ध्यान रख लो। राधा और श्री कृष्ण दोनों को इसका पहला सभापति, तो इसे मान लो राधा कृष्ण दास। आगे अपने याद करेंगे इसका स्थापना का क्या उद्देश्य था। तो ये नाम ही बता रहा है कि नागरी का प्रचार करना। नाम में लिखा है ना, देखो नागरी के अक्षरों का अक्षर लिख दे, और क्या है कि नागरी के अक्षरों का प्रचार करना। नागरी का मतलब क्या होता है? हिंदी। फिर देखो आप, हिंदी साहित्य को, सीधी सी बात है, नागरी यानी कि हिंदी का अक्षरों का प्रचार होगा, और हिंदी साहित्य को समृद्ध करना यानी कि उसको और ज्यादा उसमें बढ़ोतरी करना, ये इसका उद्देश्य था। इसकी 2 उपलब्धियां हैं। कितनी उपलब्धियां हैं? 2। इसकी वजह से जो नागरी है अपने, यानी कि जो हिंदी है, उसका प्रयोग किसमें हुआ? उसका प्रवेश कचहरियों में, उन कचहरियों में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा। और इधर देखो दूसरी विशेषता क्या है कि इसके द्वारा मुख्य 3-4 ग्रंथों का प्रकाशन करवाया गया था। इसके द्वारा निम्न ग्रंथों का प्रकाशन कराया गया था, जिसमें 2 पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं, एक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का है, और एक कामता प्रसाद गुरु का है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के देखो कौन कौन से हैं। एक तो है हिंदी साहित्य का इतिहास, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे बड़ा प्रामाणिक स्रोत माना जाता है ये हिंदी साहित्य का। जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो इसका और जिक्र करेंगे। तो हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी शब्द सागर, साहित्य का इतिहास और शब्द सागर दोनों किसके हैं? शुक्ल के। साहित्य का इतिहास और शब्द सागर शुक्ल के। देखो, स से साहित्य का इतिहास, स से शब्द सागर और स से शुक्ल के। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास और शब्द सागर दोनों किसके ग्रंथ हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। शुक्ल नाम से इन्हीं का नाम आएगा ना। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, वृहद शब्द पकड़ लो बीच में, है ना। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास धीरेन्द्र का। बड़ा कौन है? धीरेन्द्र। बड़ा कौन है? धीरेन्द्र। वृहद यानी बड़ा, तो वृहद धीरेन्द्र, वृहद धीरेन्द्र। वृहद से आप इसका लिंक जोड़ ले जिसमें याद हो जाएगा। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। भाई हिंदी साहित्यकार इतिहास, हिंदी साहित्यकार इतिहास, तो आपको पता नहीं कितनी जगह देखना पड़ेगा। अभी बहुत सारे ग्रंथ है, बहुत सारे इतिहास ग्रंथ लिखेंगे अभी अपन, आगे इतिहास पढ़ेंगे जब, तो आप ये चीजें बीच में ढूंढना शुरू कर दो। हिंदी साहित्य का सीधा इतिहास आए तो रामचंद्र शुक्ल का है, और वृहद आ गया तो धीरेन्द्र लगा दो। हिंदी व्याकरण, तो ये कामता प्रसाद गुरु की है, तो गुरु जी पढ़ाते हैं व्याकरण, ऐसे याद कर लेना इसको, कामता प्रसाद गुरु की। अब आगे लिखते हैं। दूसरी हिंदी भाषा के विकास में योगदान करने वाली संस्था का नाम है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में हुआ, और कहाँ है ये प्रयाग? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। दूसरी संस्था का नाम है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इसकी स्थापना हुई थी 1910 में। कब हुई थी इसकी स्थापना?
1910 में। तो आपको याद रखना है कि प्रयाग में साहित्य सम्मेलन 10 में हुआ, यानी कि 1910 में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। तो आपको यहाँ पर ये शब्द याद रखना है, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम यानी कि भाई जो उत्तम होगा पुरुषों में वही तो स्थापना करेगा। पुरुषोत्तम जो पुरुषों में उत्तम होता है उसी तो कहते हैं पुरुषोत्तम। यहाँ पर इस ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना जो पुरुषों में उत्तम है उसने की, यानी कि पुरुषोत्तम दास ने की। किसने की? पुरुषोत्तम दास ने की। ये टंडन और राजर्षि तो आप याद कर लेना। इसका संस्थापक अध्यक्ष था जो महान होगा वही तो संस्थापक, ये तो भाई संस्थापक था, लेकिन ये उस संस्थापना करने का अध्यक्ष था महामना मदन मोहन मालवीय। तो यहाँ पर आप मदन मोहन से याद रख सकते हो, ये इसके संस्थापक थे। आगे आ जाओ, अधिवेशन 1945 में कहाँ हुआ इसका? उदयपुर में। इसका अधिवेशन 1945 में झीलों की नगरी उदयपुर में हुआ था और उसकी अध्यक्षता की थी के.एम. मुंशी ने। आगे देखो आप, 1960 में इसका 50वां, भाई 10 में स्थापना हुई थी ना, तो 60 में कौन सा अधिवेशन होगा इसका? हर साल अधिवेशन होता है, तो 1960 में 50वां अधिवेशन हुआ था। कहाँ? अपने ये कोटा शहर में हुआ था, भारत हिंदू समिति सभा भवन में हुआ था और उसकी अध्यक्षता की थी पंडित जयदेव विद्या अलंकार ने। तो अपने मुख्य चीज क्या है, और ये यहाँ ध्यान रखना, ये कोटा में अब तक का सबसे बड़ा साहित्यिक आयोजन है। तो मुख्य चीज आपको क्या याद करनी है कि ये जो सम्मेलन है वो एक तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, ये फिर आपको याद करना है इसका स्थापना वर्ष, इसका संस्थापक और ये संस्थापक अध्यक्ष। ये नॉर्मल चीज है बाकी, लेकिन ये तीन चीजें तो आपको इंपॉर्टेंट रख लेनी है। भाई ये सम्मेलन प्रयाग इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, 1910 में हुआ था। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन इसके संस्थापक थे और इसके संस्थापक अध्यक्ष महामना मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, अगला लिखिए। अब आप तीसरी संस्था के रूप में आप पढ़ेंगे राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा महाराष्ट्र। वैसे राष्ट्रभाषा का दर्जा तो नहीं है संविधान में, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में किसको स्वीकार करना चाहिए? हिंदी को। तो सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती थी, नागरिक के रूप में उसी का प्रचार प्रसार किया जाता था। तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा महाराष्ट्र, आप कैसे याद करें भाई? ये वर्धा महाराष्ट्र में हुई। तो राष्ट्रभाषा का प्रचार वृद्ध लोग ही करते हैं, राष्ट्रभाषा का प्रचार बड़े बूढ़े ही करते हैं, ऐसे याद रखना। इनके वृद्ध से याद आ जाएगा आपको वर्धा महाराष्ट्र। और 1936 में, ये सन याद रखना है आपको, कब? 1936 में। संस्थापक, अब बड़ा बूढ़ा ही होगा संस्थापक भी, तो बड़ा बूढ़ा आपने इसे बड़ा बूढ़ा और हो कौन सा जाना? राष्ट्रपिता। हाँ, सबका पिताजी है ना, राष्ट्रपिता, राष्ट्र के पिता। तो महात्मा गांधी और पुरुषों में उत्तम, ये भी सबसे बड़े होंगे। तो वर्धा महात्मा गांधी और पुरुषोत्तम दास टंडन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये प्रथम क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये वही है जो अपने देश के क्या थे? हाँ, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके प्रथम अध्यक्ष हुए। और सीधी सी बात है, देखो इसके द्वारा एक तो राष्ट्रभाषा और राष्ट्र भारती, तो राष्ट्रभाषा तो इसमें है ही सही, ठीक, इस पत्रिका का प्रकाशन किया था। दूसरी आपको क्या याद करना? तो राष्ट्र तो यहाँ है ही सही, आपको पीछे केवल क्या देखना है? भारती। तो राष्ट्रभाषा और राष्ट्र यहाँ से जोड़ दो, इसमें भाषा भारती। तो राष्ट्रभाषा और राष्ट्र भारती दो पत्रिकाओं का भी इस संस्था के द्वारा प्रकाशन करवाया गया था। राष्ट्रभाषा, देखो यही आ गया ना, मतलब जो क्वेश्चन होता है ना उसी में आंसर ढूंढा करो, क्योंकि क्वेश्चन तो पूछेगा वो, बस उसके साथ ही मसाला दे देगा अपने को आंसर का। वो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति कहेगा इसके द्वारा कौन कौन सी पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ था? तो भाई राष्ट्रभाषा राष्ट्र भारती इनका किया गया था। कहाँ थी भाई? ये इनका प्रचार तो वर्ध लोग करते हैं, वर्धा महाराष्ट्र में थी, 1936 में थी। महात्मा गांधी और पुरुषोत्तम दास टंडन इसके क्या थे? संस्थापक थे और प्रथम अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अब ये हो गई इसकी। आगे देखो, वर्तमान में यानी कि जहां पर ये राष्ट्रभाषा प्रचार समिति स्थापित की गई थी वहां पर वर्तमान में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है। वर्तमान में वहां पर क्या चल रहा है? महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। तो महात्मा गांधी तो संस्थापक थे इसके, तो उन्हीं से जुड़ा हुआ नाम रख दिया महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। कहां पर है? यही है भाई, जहां पर यह समिति वहीं पर है। तो महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहां है पूछा जाए तो अपन बताएंगे वर्धा महाराष्ट्र में। ठीक है, अब आ जाओ नंबर 4, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास तमिलनाडु में जो मद्रास पड़ता है। अब आपको यहाँ देखना है कि दक्षिण भारत में हिंदी बोलता कौन है।
दक्षिण में तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम वगैरह ऐसी भाषाएं बोली जाती हैं। तो उस क्षेत्र में भी महात्मा गांधी जी चाहते थे कि दक्षिण भारत के लोग भी हिंदी को जाने, हिंदी को पहचाने, क्योंकि इसको राष्ट्रभाषा बनाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझे, इसको बोल पाए। इसलिए उधर इसका हिंदी का प्रचार करने के लिए उन्होंने इस सभा की स्थापना की थी। किस सभा की? दक्षिण, भाई दक्षिण से याद हो गया, दक्षिण भारत में प्रचार, हिंदी का प्रचार करने के लिए सभा की स्थापना की। और कहाँ पर? मद्रास में। अब ये कब की थी उन्होंने? कि जब 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन अपने पढ़ा था ना भाई, प्रयाग, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का हर साल अधिवेशन होता था। तो इसका एक अधिवेशन कहाँ हो रहा था? इंदौर में। कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का 1918 में इंदौर में जो अधिवेशन हो रहा था, उसी अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का इंदौर में जो अधिवेशन हो रहा था, उसी के दौरान महात्मा गांधी ने दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की थी। तो 1918 में की थी और इस सम्मेलन के दौरान की थी। और किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। आगे देखो, इसके संस्थापक अध्यक्ष किसे बनाया गया? सी राजगोपालाचारी। तो ये ध्यान रखना आप कि दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का संस्थापक अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था। इसका उद्देश्य, तो उद्देश्य तो याद करने की जरूरत है ही नहीं, ये खुद ही कह रहा है भाई, ये उद्देश्य भी यही है। देखो क्या है, दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार करना। तो ये क्या कर रहा है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार प्रसार करना, यही तो बात है, और क्या है। तो दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई थी? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? मद्रास में की गई थी। जिसका संस्थापक अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था। और इसकी स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। कब की थी? 1918 में की थी। और किसके तहत की थी? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग जो इंदौर में उसका अधिवेशन चल रहा था 1918 में, उसके तहत की थी। आगे चलिए, अब अगली है अपने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसको मैं इधर लिख देता हूं, यहां नंबर 5, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, ये ऊपर दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए इसको मैंने यहां लिख दिया है। तो पांचवी संस्था के रूप में अपन पढ़ रहे हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल में इस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। एशियाटिक मतलब एशिया से संबंधित है। और इसकी स्थापना हुई थी 1784 में, 1784 में। और इसके संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, सर विलियम जोन्स। तो अब हम इसको सबको याद करते हैं। देखो 1784 और सर से याद करो, सर विलियम जोन्स और सोसाइटी सर से, तीनों चीजें मिला हुआ। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1700 और सर, सोसाइटी 1700 सर, सोसाइटी 1700 सर। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स इसके क्या थे? संस्थापक थे। इसका क्या उद्देश्य था? नाम से याद होना चाहिए अपने को। एशियाटिक से आपको एशिया याद करना है बस। तो अब बाद में क्या हो जाएगा, जो एशिया महाद्वीप है वहां की भाषा, साहित्य, कला व संस्कृति का अध्ययन करना। एशिया महाद्वीप की भाषा, कला, साहित्य व संस्कृति का अध्ययन करना इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का मुख्य उद्देश्य था। आगे देखो आप, इस संस्था की पत्रिका की वार्षिक अंक में, यानी कि हर साल इसकी पत्रिका का जो वार्षिक अंक छपता था, तो 1888 का एक इसका अंक छपा। और उसमें किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इस नामक साहित्यिक ग्रंथ का प्रकाशन भी इसी में हुआ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जो साहित्यिक ग्रंथ है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1888 में हुआ था। और किस पत्रिका के? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो पत्रिका का जो वार्षिक अंक छपता था, उसी के तहत इसका प्रकाशन हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स। ठीक है, आगे समझ में आपको। आगे लिखो नंबर 6 नंबर है अपने जो संस्थाएं चल रही है हिंदी भाषा के विकास में। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, पश्चिमी बंगाल।
फोर्ट विलियम कॉलेज, कोलकाता, पश्चिमी बंगाल, और इसकी स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में। इसके संस्थापक थे लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। अब लॉर्ड वेलेजली ऐसे याद करने में तो जोर आएगा, अपन ऐसे याद करते हैं इसको कि हाँ नहीं यहाँ कलकत्ता में विलियम, तो भाई विलियम्स जा कलकत्ता से 1800 की, वेलेजली तो जलेबी लिया, वेलेजली क्या होती है, जलेबी कर दो इसका, फोर्ट वर्ड छोड़ो, जा दो फोर्ट वर्ड छोड़ो, आप तो विलियम याद रखो। भाई विलियम ने क्या कहा, भाई 1800 रुपए की वेलेजली यानी कि जलेबी लिया, कहां से, कलकत्ता से। तो सारे शब्द एक साथ जुड़ जाएं अपने तो केवल, तो आपको तो ये ध्यान रखना है, विलियम्स कॉलेज कलकत्ता 1800 की, और वेलेजली जलेबी, वेलेजली जलेबी याद हो जाएगा। तो वेलेजली देखो जलेबी की सब तरह शब्द आ रहा है इसमें। तो लॉर्ड वेलेजली ने स्थापना की थी 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने, ला जलेबी लॉर्ड वेलेजली ने स्थापना की थी। ठीक है, आगे आ जाओ इसका स्थापना उद्देश्य। अब अंग्रेज इसकी स्थापना करेंगे तो अंग्रेजों को तो फायदा होगा, वही तो काम करेंगे ना। तो ब्रिटिश लोक सेवकों को, यानी कि जो ब्रिटिश जो अंग्रेज थे उनके जो लोक सेवक थे यानी कि जो कार्मिक थे, उनको भारतीय भाषाओं का ज्ञान कराना, उनको भारत की जो भाषाएं थी ना उनका ज्ञान कराते थे। क्यों कराते थे भाई, अलग अलग क्षेत्रों में जब ये हमारे ब्रिटिश लोक सेवक जाएंगे तो इनको दिक्कत नहीं आएगी उनकी बात को सुनने में या समझने में, और उनको अच्छे से उनका शोषण किया जा सकेगा, उनको लूटा जा सकेगा। भाई एक तमिलनाडु में भेजना है, एक महाराष्ट्र में भेजना, तो मराठी भी आनी चाहिए, तमिल भी आनी चाहिए, क्योंकि शोषण तो गरीबों का तो करना था इनको। तो इसलिए जो ब्रिटिश लोक सेवक थे ना उनको भारतीय भाषाओं का ज्ञान प्रदान करने के लिए लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम्स कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की थी। सारा डिपार्टमेंट रखते थे, है ना। आगे देखो, इसी कॉलेज में विभिन्न भाषा विभागों की स्थापना की गई, और इस कॉलेज में फिर अलग अलग भाषा विभाग बनाए गए। क्या बनाए गए, अलग अलग भाषा विभाग बनाए गए, जिसमें आपको एक भाषा विभाग याद रखना है, हिंदुस्तानी भाषा विभाग, हिंदुस्तानी भाषा विभाग। हिंदुस्तानी का मतलब यहाँ हिंदी प्लस उर्दू से है, हिंदुस्तानी का मतलब यहाँ पर क्या है भाई, इस विभाग में हिंदी और उर्दू दोनों चलती थी। तो हिंदुस्तानी भाषा विभाग यानी कि हिंदी प्लस उर्दू। आगे देखो, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था, सर जॉन गिलक्रिस्ट को। हिंदुस्तानी भाषा विभाग की स्थापना सर फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में ही की गई थी, और इसका अध्यक्ष बनाया गया था सर जॉन गिलक्रिस्ट को। और सर जॉन गिलक्रिस्ट ने यहाँ पर खड़ी बोली हिंदी में पाठ्य पुस्तकों की रचना करने के लिए, यानी कि जो भाषा विभाग बनाया ना उन्होंने, हिंदुस्तानी भाषा विभाग, इसमें खड़ी बोली में भाई पाठ्य पुस्तकें भी तो बनाएंगे ना, किताबें वगैरह छापेंगे, तो पाठ्य पुस्तकों की रचना के लिए कई सारे भाषा मुंशियों, यानी कि भाषा के जानकार कर सकते हैं, उस समय मुंशी कहते थे, तो कई सारे भाषा मुंशियों के पद बनाए थे और कई लोगों को नियुक्तियां दी थी। उसमें दो व्यक्ति सबसे इंपॉर्टेंट थे, लल्लू और सदल। दो भाषा मुंशी सबसे इंपॉर्टेंट थे, लल्लू लाल और सदल मिश्र। ठीक है, तो ये अपने सारी संस्थाएं हो गई कंप्लीट। अगला अपने टॉपिक है 4 नंबर, देवनागरी लिपि शुरू करेंगे अपन आज। देवनागरी लिपि यानी कि इसका विकास कैसे, कहाँ से हुआ, कैसे माना जाता है। तो सबसे पहले तो आपको भाषा के बारे में बताया कि भाषा भावों की वाहिका होती है। वाहिका मतलब साधन होती है, भावों को एक से दूसरे तक पहुंचाने का साधन ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। तो भाषा भावों की वाहिका होती है। और एक फिर हमने परिभाषा लिखी थी कि भाषा रूपी रथ पर भावरती आरूढ़ होकर, भाषा रूपी रथ पर भावरती आरूढ़ होकर एक हृदय से दूसरे हृदय की यात्रा करता है। यानी भाषा रूपी रथ पर बैठकर ही भावों को ग्रहण करने वाला व्यक्ति एक हृदय से दूसरे हृदय तक की यात्रा, यानी कि अपने भावों को एक हृदय से दूसरे हृदय तक पहुंचा पाता है। वो किसके माध्यम से पहुंचा पाता है, भाषा के माध्यम से। भाषा के मुख्यतः 2 प्रकार माने जाते हैं, एक तो मौखिक और एक लिखित। मौखिक भाषा होती है और एक लिखित भाषा होती है। तो भाषा का जो प्रारंभिक या आदि रूप, आदि या मूल रूप जो माना जाता है वो मौखिक माना जाता है। यानी कि स्टार्टिंग में लोगों ने कुछ बोलना शुरू किया था, स्टार्टिंग में लोगों ने कुछ बोलना शुरू किया था, लिखा तो बाद में था। अब जो उन्होंने बोला यानी कि भाषा का मौखिक रूप ही क्या कहलाता है, भाषा का आदि या मूल स्वरूप कहलाता है। ये ध्यान रखना आप, भाषा का आदि या मूल स्वरूप क्या है, मौखिक भाषा। ठीक है, तो जो भी वो भाव को बोला करते थे उनको फिर लिखने के लिए उन्होंने कुछ संकेत चिन्ह निर्धारित कर दिए, कुछ उसके लिए कुछ चिन्ह निर्धारित कर लिया करते थे। अब फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि प्राचीन काल में ये कहा ना कुछ चिन्ह निर्धारित कर लेते थे।
यानी कि उन भावों को प्रकट करने के लिए भाई एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को समझाने के लिए वो जो अंदर भाव थे उनके लिए कोई भी किसी प्रकार का वो क्या करते थे, चिन्ह बना लेते थे। भाई इसके लिए ये चिन्ह बना देंगे अपन, इसके लिए ये चिन्ह बना देंगे, ऐसे कुछ वो जैसे अलग अलग चिन्ह बना देते थे। तो इस प्रकार से अलग अलग चिन्ह लिपि, ये धीरे धीरे फिर ये जो चिन्ह ही थे ये बाद में जाकर इन्होंने किसका रूप ग्रहण कर लिया, लिपियों का रूप ग्रहण कर लिया। और लिपियों का विकास इसी प्रकार हुआ। तो लिपि शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई? तो लिपि जो शब्द है ये संस्कृत की लिप धातु से बना है, यानी कि लिपि शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत की लिप धातु से हुई है, और जिसका अर्थ होता है लीपना, लिखना, लिखना या लपेटना। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि लिपि शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की लिप धातु से हुई है। किससे हुई है? लिप धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है लीपना, लिखना या लपेटना। फिर आगे देखिए आप इसकी परिभाषा, अगर फैक्ट परिभाषा क्या होनी चाहिए लिपि की, तो ये देखिए आप, लिपि संकेतों अथवा चिन्हों की वह व्यवस्था है। लिपि संकेतों अथवा चिन्हों की, जो संकेत किया जाता है उनकी, जो चिन्ह होते हैं उनकी, कि लिपि संकेतों अथवा चिन्हों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा ध्वनियों को लिखा जाता है। लिपि संकेतों अथवा चिन्हों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा जो ध्वनियां होते हैं, जो अपन बोलते हैं, जो शब्द वर्ण बोलते हैं, उनको लिखा जाता है। उसी को तो क्या कहते हैं अपन? लिपि कहते हैं। ठीक है, यहां तक लिख लिया आपने। अब आगे देखो,